नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इधर कौन से ईयर में हैं और नेट के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा नेट के लिए पहला ही प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो क्या थे और रिसोर्सेज का कितना स्थान होता है प्रिपरेशन में, क्या मैटर करता है रिसोर्सेज? मैं इसके बारे में विस्तार से जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मेन पॉइंट यही है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहले सोर्सेस की कमी नहीं है आज के समय में। दिक्कत ये सोर्सेस इतने ज़्यादा है कि आप किन किन को पढ़ें, ये नहीं है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, सबसे बात ये है। तो हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टडी में, किसी भी मतलब एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन फॉर द यूजीसी नेट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जिस समय आपको ये पता चला है, रिजल्ट्स थोड़ा सा लेट आए थे, रात को 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास, और तो जैसे आपने चेक किया, सिलेक्शन हो गया था और सिलेक्शन होने के बाद जो खुशी होती है, आपने कैसा महसूस किया था, कैसी फीलिंग थी आपकी? मैं रात को सो गया था उस दिन जल्दी। दोस्तों ने फ़ोन करके उठाया कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो मैं उनसे बोला कि सुबह चेक करूँगा, तो वो नहीं माने, तो रूम पे आ गए कि उनको थोड़ा एक विश्वास था कि इसका तो होगा ही होगा। तो उन्होंने चेक करवाया, ज़बरदस्ती चेक किया, नेट हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये उनको ये लगा कि पार्टी मिलेगी जैसा कि हमने आज स्टेटस में देखा है तो फिर पार्टी मिली उनको जैसे उनको उम्मीद थी। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परिवार को, सबको बहुत अच्छा लगा, और मेरे डिपार्टमेंट को, हिंदी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगा। आपके डिपार्टमेंट टोटल अभी जिस बैच में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी हमारा जो 2022 का बैच है उसमें केवल 8 स्टूडेंट हैं, जिसमें से आपका हुआ है? मेरा एक नेट हुआ है। मैं इससे पहले मेरे क्लासमेट सभी था, उसका JRF हुआ था। हाँ, उनका JRF हो रखा था। पिछली बार मुझे पता चला, तो सॉरी यार, मैं करूँगा मैं बाद में उनको पीछे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका परिचय, आपकी स्कूलिंग, हाई स्कूलिंग एंड देन यूनिवर्सिटी। मेरा नाम हरिओम है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और मेरा 10-12 दोनों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा से हुआ है, ज़िला श्योपुर है। उसके बाद में मैंने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। BSc आपने कर रखा है? जी, BSc किया। ओके, एंड देन यू मूव टू EFL यूनिवर्सिटी? जी, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में MA में अभी 2022 में एडमिशन किया। तो BSc में आपका हिंदी था कोई एक पेपर? हाँ, BSc में 5 पेपर थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश। Then you decided to come into the Hindi, like? जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इधर कौन से ईयर में हैं और नेट के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट? जी, मैं यहाँ पर अभी 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था, अभी 3rd सेम हो गया है, 2nd ईयर है, 4th सेम, लास्ट सेम चल रहा है मतलब। और ये मेरा नेट के लिए पहला ही प्रयास था। पहले प्रयास में नेट? जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहला प्रयास है, क्योंकि और मैं JRF के थोड़ा सा नज़दीक हूँ, मात्र 160 नंबर मार्क्स आए हैं मेरे, और 170 JRF की कट ऑफ गई है कोई बात नहीं, अगली बार आप श्योरली करेंगे सर JRF। 10 नंबर कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरी विशेष कि अगली बार JRF आपकी हो जाएगी। जी, आपका विश्वास बना रहे बिल्कुल, मतलब वो होता है ना कि जैसा आप देखते हैं आपकी स्टडी भी, या फिर आपको मैं देखता हूँ कैंपस में, तो वो मुझे पता है। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो क्या थे और रिसोर्सेज का कितना स्थान होता है प्रिपरेशन में, क्या मैटर करता है रिसोर्सेज? मैं इसके बारे में विस्तार से जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मेन पॉइंट यही है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहले सोर्सेस की कमी नहीं है आज के समय में। दिक्कत ये सोर्सेस इतने ज़्यादा है कि आप किन किन को पढ़ें, ये नहीं है कि क्या पढ़ें,
कितना पढ़ें, सबसे बात ये है। तो क्या नहीं पढ़ना है, हाँ, right? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टडी में, किसी भी मतलब एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक आती है वो मैंने पढ़ी। तो मैंने उसमें देखा कि क्वेश्चन फ्रिक्वेंट रिपीटेड है, तो फिर मैंने सोचा इसको पी लेते हैं, तो उसको पी लिया। फिर उसके बाद में मैंने जो टेक्स्ट लगा हुआ था, जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, सारी जो भी टेक्स्ट लगा हुआ था यूजीसी के नेट के सिलेबस में, तो मैंने वो सारा एक बार रीडिंग किया। फिर मैंने ये देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लेवल क्या है, और रिपीटेड कितने हैं, और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसे कि हमेशा उपन्यास से, हमेशा कविता से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अन्य गद्य विधाओं से थोड़े से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार पढ़ के उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जेआरएफ लेना है तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर से नहीं आ रहा। जैसा कि एनटीए से पहले ऐसा होता था, क्वेश्चन सर पे से ऊपर से पूछा जाता था, अब क्वेश्चनों की खुदाई हो रही है तो क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता है। सही बात। आपका अगले सवाल पे आऊँ तो अगला सवाल है कि इस प्रिपरेशन के लिए, चूँकि आपने पहले प्रयास में नेट क्लियर किया, कितना टाइम दिया था और स्ट्रेटेजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ना? मूलतः मैंने टाइम इसको ज़्यादा नहीं दिया, लगभग मैं 2 महीने ही नेट को दिया हूँ। चूँकि इसमें फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एमए जो हमारा एमए का सिलेबस है उसमें नेट का ऑलमोस्ट सिलेबस लगा हुआ है। जो नहीं लगा हुआ वो मैंने एक्स्ट्रा टाइम देके मुश्किल से 2-3 घंटे पर डे देके मैंने उसको कवर कर लिया। मतलब रोज़ 2-3 घंटे आप कर रहे हैं एमए के अलावा अलॉन्ग विद योर स्टडी? हाँ, क्योंकि 4 घंटे एमए की क्लासें होती है, 2 घंटे हो तो 6 से 8 घंटे हो जाते हैं। 6 से 8 घंटे। तो इतना कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए इतना मिनिमम है। एमए की भी जो सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं वो भी हेल्प करती हैं? वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट लगा हुआ है सारा की सारा, जो कुछ छूट गया, कुछ बच रहा है, कुछ एडिशन अतिरिक्त है, वो अलग से मैंने तैयार कर दिया। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में कोर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि मेरा हिंदी साहित्य था, तो हिंदी साहित्य से ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पेपर 1 है वो उसमें जनरली ये डिपेंड करता है, मतलब कि उसमें जो सिलेबस है उसमें है एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग और पैसेज। अच्छा, तो ऐसे 6-7 उसमें सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक्स है, तो 6-7 टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब कि एनालाइज करने में, कि आप ये देख पा रहे हो कि क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कितना रिपीटेड है। तो मैंने देखा कि उसमें से मेजर पार्ट कौन सा है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड से 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। एनालाइज आपने बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद में जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 से 12 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट भी एक टॉपिक है उसमें, तो क्वेश्चन आ रहे हैं। जबकि दूसरे जो टॉपिक है ना उसमें कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैथ से लगभग 4-5 आ रहे हैं, रीजनिंग से 4-5 आ रहे हैं, तो उनको आप कम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप ज़्यादा फोकस, लेकिन जेआरएफ के लिए छोड़ना कुछ भी नहीं। जेआरएफ के लिए सारे स्तंभ मजबूत होने चाहिए। जी, सारा होना चाहिए। मॉक टेस्ट पे सवाल ये है कि मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था आपने या फिर कोई यूट्यूब चैनल या किसी कोचिंग का मटेरियल? मैंने पर्सनली कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की। रीज़न क्या था, मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ को ऐसे सोल्व करता था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक थी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, जो अभी हाल मैंने बोली, उसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन थे, तो मैं आंसर नहीं देखता था, क्वेश्चन पढ़ता था, सोल्व करके अपनी उसमें नोटबुक में सोल्व कर लेता था। पूरे पेपर हो जाने के बाद मैं चेक करता था कितने सही कितने गलत, तो मैं उस हिसाब से उसको टेस्ट सीरीज समझ लेता था। तो वो जो प्रीवियस 10 ईयर्स के थे या 15 ईयर्स? नहीं, वो अभी 2023 तक, 2004 से 2023 तक के थे, लगभग 26-27 20 साल, लगभग 20 साल।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया आपने। हाँ, वो उसको मैंने 3-4 बार पढ़ लिया था बुक को। पहला अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि प्रैक्टिस और रिवीजन कितना मैटर करता है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही डिपेंड करता है कि आप देखो, कंटेंट और टेक्स्ट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो क्या है जो याद नहीं रहता एक बारी में, किसी को नहीं रहता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बात बताऊं कि आप ना एक उपन्यास ले, जैसे मेलांचल फणीश्वरनाथ नैडू का, जो कि 1954 में लिखा गया। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पात्र है या नहीं है, या फिर कितने पात्र हैं, तो मतलब इसका कौन सा पात्र है या नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली नेट में। अब उस एक उपन्यास में 387 पात्र है, 387, तो आप याद नहीं कर सकते। ऐसे 8-10 उपन्यास लगे हुए हैं सिलेबस में, तो अब इतना 3000 से ज़्यादा पात्र हो गए। तो ऐसे पूरे अगर पूरा टेक्स्ट मिला लेंगे, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, अन्य गतिविधियाँ सारा, तो 3000 से ज़्यादा पात्र हो जाएंगे। इतना आप याद नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है कि मुख्य पात्र कौन है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बाकी को आप जनरली अंडरलाइन या हाईलाइट करके छोड़ सकते हैं। टेक्स्ट पढ़ो, आप अंडरलाइन और हाईलाइट करके छोड़ दो, तो आप जैसे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार, आपको ये पता चल जाएगा हाँ यार उसमें था। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको रिकॉल हो जाता है, याद आ जाता है कि अच्छा ये तो उसमें था शायद। तो ये ऐसे ही एक तरीका है रिवाइज और प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ने से याद नहीं रहता। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपने प्रैक्टिस कितनी की है, रिवीजन कितना किया। अगर आपने क्वेश्चन पेपर लगाए तो आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको रिकॉल होना चालू हो जाएगा। अगर नहीं लगाए तो आप भूलना चालू हो जाएगा। आपने कितना रिवीजन किया था, 2 बार 3 बार? नहीं, मैंने जो टेक्स्ट लगा हुआ था वो सारा लगभग टेक्स्ट 2 बार पढ़ा, और मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट वो बहुत ज़्यादा लगा है, वो 4-5 बार लगा है। 4-5 बार उसके प्रीवियस क्वेश्चन के रिवीजन कर लिए थे या उनको पी लिया था। पेपर 2 में सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो आने वाले जो आगामी विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा होने वाला है? देखो, अगर बोला जाए कि डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैसे चीज़ों को ले रहे हैं। डिफ़िकल्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर निकालना है नेट JRF, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा ही सही। पहली बात, JRF के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। नेट के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनालाइज आप करोगे तो आप देखोगे कि उपन्यास से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, नाटक से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कविताओं से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सबसे नहीं आ रहे। कुछ कविताएं फ्रिक्वेंट है, जैसे कि अंधेरे में, जैसे कि परिवर्तन, जबकि कुछ कविताएं उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ के स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको एक 2 बार पढ़ना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। अन्य गद्य विधाओं से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 1-2 है, जैसे कि शिव शंभू के चिट्टे जो निबंध है, जैसे कि उसमें से जो हरिवंश राय बच्चन की क्या बोलूँ क्या याद करूँ जो आत्मकथा है, तो उनसे क्वेश्चन हर बार रिपीटेड 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। तो दिक्कत कहाँ आती है, क्या आती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है जो बड़े टेक्स्ट है, जैसे कि ज़िंदगी नामा एक उपन्यास है कृष्णा सोबती का, और जैसे कि अभी हाल मैंने जो जिक्र किया मेलांचल जो रेणु का है, उसमें पात्र ज़्यादा है। गोदान जैसे उपन्यास बहुत इजी और बहुत वो है, एक फ्लो में है, तो उनको पढ़ने में मज़ा आता है। पात्र भी मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसमें लगभग 76 है लगभग। 76 हाँ, तो कुछ हाँ ठीक पात्र है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे याद है, हीरा, गोबर, जुनिया, धनिया। तो बात ये है कि जो बड़ा टेक्स्ट है उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप जो इंटरेस्टिंग है, जो जिसमें अच्छी वो है, आप उनको पहले पढ़ लें। जैसे आपका मोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ज़रा सा ही तो बच रहा है, फिर उसको भी आप कवर कर लोगे, तो दिक्कत आएगी वो थोड़ा सा उपन्यास जो नॉवेल्स हैं उसमें आएगी, क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं टेक्स्ट। तो और बाकी सब नहीं है ज़्यादा बड़ा। बाकी सब में जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, उनमें जो आत्मकथा और जीवनी है वो बड़ी है।
तो उनको एक बार आप पढ़ के फिर छोड़ सकते हैं। मैं एक चीज़ भूल गया उसमें, रिसोर्सेस में जो रिसोर्सेस थे उसमें एक दृष्टि की जो हिंदी साहित्य के बुक आती है, तो उसमें क्या है, क्रिस्पी है, वो बहुत शानदार, बहुत अच्छी और क्रिस्पी है। क्या उसमें ना सबका बिल्कुल निचोड़ करके दे दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। एक बार पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आप उससे रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और उसमें मॉक पेपर भी, मॉक क्वेश्चन भी है। और जो सिलेबस पे बात हुई थी, तो उसमें जो आप ना एक बात और ध्यान रखें कि उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसको नहीं छोड़ना। क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आते हैं, इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का। ओके, तो आपकी नेट तो क्लियर हो गई है। जेआरएफ से जैसे आपने बताया कि 10 नंबर हाँ, से 10 पीछे मार्क्स रहे, का। कहीं आपने जो अनुभव किया कि जो थोड़ी सी चूक रह गई किस हिस्से में? बात ये थी कि मैंने जब तैयारी 2 महीने तक की, उसके बाद 1 महीने तक मैं बिल्कुल उठा के नहीं देखा। हुआ क्या था, मेरे बड़े भैया की शादी थी, तो मैं गया आराम से, अब शादी एंजॉय की, आके यहाँ एंजॉय से पेपर दिया। तो 1 महीने की जो वो कमी रह गई वो। हाँ, तो रिवाइज कम कर पाया बाद में। अगर रिवाइज कर लेता तो पेपर, मतलब पेपर उसके उसकी मार्क्स वैसे कम हैं, जेआरएफ के हाँ। बहुत नज़दीक हैं जी, बहुत तो ज़्यादा। बस रिवीजन और करना था और कुछ नहीं। ओके, तो जो दूसरे कॉलेजेस होते हैं, जैसे आप तो इफ्लू में, कॉलेज में आपकी 3-4 घंटे की पढ़ाई होती है, जी, तो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए शायद ऐसा हो कि उनके कॉलेज में समय ज़्यादा लगता हो, उनके डिपार्टमेंट में समय ज़्यादा लगता हो, तो उनको यदि करना हो जेआरएफ क्लियर, उसकी तैयारी प्रिपरेशन, तो कॉलेज की पढ़ाई भी और साथ में वो भी कैसे कर सकते हैं? देखो कहीं भी क्या होता है कि जैसे आप नेट जेआरएफ जिस सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं, आपके वही सब्जेक्ट यूजी पीजी में होंगे, या फिर आप पीजी उसी सब्जेक्ट से कर रहे होंगे जिससे आप जेआरएफ देंगे। तो अगर कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा है तो वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे 2-2 घंटे की 2 क्लासें होती है रेगुलर, और यहाँ अटेंडेंस बहुत कंपलसरी, आप क्लास नहीं छोड़ सकते। तो 4 घंटे वो पढ़ाते हैं, तो 4 घंटे का तो उन्होंने पढ़ा ही दिया। तो जो वहाँ लगा हुआ है, जो आपने पढ़ लिया, उसको आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एमए में भी पूछा जाएगा और नेट में भी पूछा जाएगा, तो वो आपका तैयार हो गया। साथ में दोनों चल रहा है। साथ में दोनों चल रहा है। जो अतिरिक्त बचा है, जो उसमें एमए में सिलेबस में नहीं है, जो नेट के सिलेबस में है, आप उसको अतिरिक्त समय देके आराम से पढ़ सकते हैं। जो आपने प्रीवियस ईयर का बताया था। हाँ, वही। पेपर 2 तो हो गए, प्रश्न पेपर 1 को लेकर है कि पेपर 1 को कैसे क्लियर किया जाए, आपका निजी अनुभव क्या था? मेरा निजी अनुभव ये है कि चूँकि मैं क्या है, साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री से किया था, तो मेरा मैथ रीजनिंग पोर्शन अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो साइंस वालों का जो जनरली होता हाँ, है। तो मुझे वहाँ से समस्या नहीं थी। मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो था, 2 टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर्टिकुलर 10-10, 12-12, तो 50 में से 20 क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो मैंने उनको अच्छे से पढ़ लिया था। बाकी जो एनवायरनमेंट वगैरह है, उनको एक बार रीडिंग करके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए थे। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आपका जो अच्छा है उसको आप कम टाइम देके, जैसे मैंने मैथ्स रीजनिंग को नहीं दिया टाइम, मैंने उसके केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, टॉपिक नहीं पढ़ा हो। और जो नहीं पढ़ रखा था, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, वो टॉपिक भी पढ़ा और प्रीवियस ईयर भी लगाया, तो आप उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इस तरीके से आप पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। सो गाइस, जैसे कह रहे हैं सर वैसे आप कीजिए। द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ये है कि यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट है, पर शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, या फिर जिनको पता भी होता है तो चूँकि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हिंदी का जगह नहीं, ठीक है, तो शायद लोगों को ये शंका या फिर उनके मन में कुछ ये होता है कि पता नहीं वहाँ पे कैसा क्लासेस होगा। तो आप यहाँ पे 1.5 ईयर आपने क्लास किया, आपके अनुभव और यहाँ के डिपार्टमेंट, इन दोनों के बारे में हमारे दर्शक को बताइए, और जितने भी लोग जो इफ्लू आएंगे आगामी वर्षों में। जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी ली कि जैसा कि मुझे भी आश्चर्य की बात, आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट होगा। जैसा कि विश्वविद्यालय का नाम है
द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इसमें कहीं से कहीं तक हिंदी डिपार्टमेंट का नाम नहीं नाम है। नहीं है। तो बाद में मुझे जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था काउंसलिंग के लिए, तो ये विश्वविद्यालय भी आया। तो मैंने इसको अलग से गूगल चेक किया कि ये इसमें बता रहा है हिंदी डिपार्टमेंट, लेकिन गूगल एक बार कर लूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम था द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, तो कि हिंदी डिपार्टमेंट भी है या नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने फिल करने के बाद जब यहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ तो डिपार्टमेंट से कॉल गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि हिंदी डिपार्टमेंट है वहाँ। नाम तो आपने भाई इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस रख रखा है। तो यहाँ आते ही जब पहली क्लास लगी तो हमने इसी विषय पे चर्चा की डिपार्टमेंट में कि यूनिवर्सिटी का नाम ये है और इसमें हिंदी डिपार्टमेंट है, इसके बावजूद इसका इतिहास क्या है। तो कि जैसा कि क्या होता है, जो कोई सी भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइंस और रेगुलेशन से चलती है, जो उसके रेगुलेशन में है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो भारत का, कोई भी विश्वविद्यालय कैसा भी, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट जरूरी है। जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से 351 में जो राजभाषा भाग 17 में जो प्रावधान किया गया है, उसमें किया गया है कि आर्टिकल 351 में कि हिंदी भाषा का विकास और संवर्धन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो उसके तहत हर कोई विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से यहाँ पहले जो ये विश्वविद्यालय था उसमें हिंदी डिपार्टमेंट पहले नहीं था जब ये मूलतः स्थापित हुआ, बाद में इसको स्थापित किया गया। हमारा भी स्पेनिश शुरू में नहीं था, 2008 से आई थिंक इसका फर्स्ट बैच रहा है। तो वही, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि वर्धा में भी सिलेक्शन होता है उनका यहाँ आने से पहले, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि वर्धा सही है या ये सही है, या फिर बहुत सारे लोगों का एचयू में होता रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कैसा हो। बड़े मुद्दे की बात आपने कही। मैंने वर्धा में एडमिशन ले लिया था उस टाइम पे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में मैं एडमिशन लेके 4 दिन रुक के वहाँ यहाँ आया। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी था, मैंने फ़ी वगैरह सबमिट कर दी थी। तो मैं यहाँ आया, यहाँ से डिपार्टमेंट से कॉल गया था कि आपका हुआ है सिलेक्शन। तो मैंने सोचा एक बार चलो घूम आते हैं हैदराबाद, देख ही लेता हूँ कैसा है। हाँ, तो यहाँ आने के बाद जब कैंपस देखा तो मन बदल गया कि इतना सुंदर कैंपस और सारी चीज़ें। तो मूल कारण क्या था मेरा यहाँ एडमिशन लेने का कि यहाँ पीजी प्लस पीएचडी का एक तो स्कोप बहुत बढ़िया था, दूसरा क्या था, मुझे चाहिए थी डाइवर्सिटी। तो यहाँ जैसा कि ये डाइवर्सिटी के मामले में ऑलमोस्ट सारे कंट्री के इंटरनेशनल लोग भी हैं, तो यहाँ बहुत इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब, तो उनसे मिलके उनसे बातें करके उनके बारे में जानने का, उनसे कल्चर बारे में जानने का, तो जो सारे अनुभव हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से जो डाइवर्सिटी विविधता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने यहाँ डिसाइड किया। इस चीज़ से मैं भी आज कनेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो वो ठीक नहीं था, पर आज के समय में मेरे भी बहुत सारे कनेक्शंस, ठीक ठाक दोस्त बने, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, अलग अलग देशों से। तो वो कल्चर जो डाइवर्सिटी होती है वो मज़ा देता है। एट द एंड आपको हमारे इसमें एक क्वेश्चन था आपका, और मैं यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी और फैकल्टी के डिपार्टमेंट के बारे में, अनुभव के बारे में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आपको ये बताते हुए कि हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन जिनको भी जानकारी उनको अच्छी जानकारी है, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से यहाँ, जबकि कई बार मतलब कि हिंदी डिपार्टमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन काम जो उसका है वो बहुत अच्छा है। हर बार नेट जेआरएफ दे रहा है, हर बार पीएचडी में बहुत शानदार, यहाँ से जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी पीएचडी पास आउट है सबकी, लगभग सबकी जॉब है। और अभी हमारे नवीन सर निकले हैं, अभी नवीन भैया जो निकले हैं उनकी जॉब है, और इससे पहले भी बहुत सबकी जॉब है। और तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत शानदार, बहुत अच्छा, और मतलब जो यहाँ जो एकेडमिक्स है वो बहुत शानदार है। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहा कि हमें क्यों छोड़ के आ गया कहीं पे। अच्छा है, खुशी महसूस हो रही है कि चलो ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, एट द एंड आपको हमारे व्लॉग पे अपने निजी अनुभव साझा करने के लिए और इतने सारे चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत आभार सर। चलिए, उम्मीद है फिर से कि अगली बार आपका JRF हो, प्रभु की कृपा हो। तब तक कोशिश करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा सर।